पहले सेट को जरा डिफाइन करें, सेट कहते हैं किसको। लिखो डेफिनेशन, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सेट कहते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन of distinct objects, of distinct objects. क्या बोला मैंने? सेट्स का एक्चुअली सेट है क्या? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, बट एक वर्ड मैंने ऑल यूज किया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली दो कीवर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं, जो आपको ध्यान से समझना है। सेट सिंपल वर्ड में कहा जाए तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बट इसके साथ दो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं कि एक तो कैसा कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड। दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। और जिन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बनाओगे, जिन ऑब्जेक्ट्स का सेट बनाओगे, वो कहलाएंगे सेट के मेंबर्स। मेंबर्स बोल दिया जाए, एलिमेंट्स बोल दिया जाए, पॉइंट्स बोल दिया जाए, तीनों का मतलब एक ही है। मेंबर्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट, पॉइंट्स ऑफ सेट। लिख लो, द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स which belong to a particular set, which belong to a particular set, known as members or points or elements of the set. Members or points or elements of the set. अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सेट सिंपल वर्ड में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन हर एक कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलते। दो कीवर्ड यूज किए गए, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी हम सेट कहेंगे। सेट है क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। नाउ दो चीजें, डिस्टिंक्ट का मतलब तो समझ में आ ही रहा है कि जो सेट्स के मेंबर्स होंगे वो सारे डिफरेंट होंगे, मींस मेंबर्स कांट बी रिपीटेड। एक एलिमेंट को हम एक से ज्यादा बार सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, ये तो हो गया डिस्टिंक्ट का मतलब। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो आप कलेक्शन बना रहे हो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए कि आपने किस चीज का कलेक्शन किया है, ताकि हम उसके बेसिस पे उसके मेंबर्स को डिसाइड कर पाए कि कौन से इसके मेंबर्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मैं इस क्लास के स्टूडेंट्स का सेट बना रहा हूं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब इसका एक डेफिनेशन दिया कि कौन से स्टूडेंट्स का सेट बना रहा हूं मैं, जिनकी हाइट जो है वो 5 फीट 5 इंच और 5 फीट 10 इंच के बीच में है। ठीक है, सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स इन द क्लास हुज हाइट लाइज या वेरी फ्रॉम 5 फीट 5 इंच टू 5 फीट 10 इंच। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, हम इजिली मेजरमेंट कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट इस रेंज में आती है, 5.5 से लेकर 5.10 तक। जितने भी होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, वो इस सेट के मेंबर्स हो जाएंगे, और जो नहीं आएंगे इस रेंज में वो इस सेट के मेंबर्स नहीं होंगे। ठीक, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसके बेसिस पे हम मेंबर्स को डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन फिर मैंने एक दूसरा डेफिनेशन दिया कि सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन स्मार्ट है और कौन नहीं है? मतलब मैं ये कैसे मानूंगा कि ये स्मार्ट है या नहीं है, ये स्मार्ट है या नहीं है? तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। मतलब इसके बेसिस पे आप मेंबर्स डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कौन से इसके मेंबर्स होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। फिर मैंने कह दिया सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा इस बेसिस पे कि कौन से इसके मेंबर्स होंगे और कौन से इसके मेंबर्स नहीं होंगे। तो जो आपको डेफिनेशन देनी है सेट की, वो ऐसी देनी है जिसके बेसिस पे आप मेंबर्स को चूज कर सको कि कौन कौन से इसके मेंबर्स होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है। तो अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास
जिसकी हाइट मैंने एक पर्टिकुलर रेंज में बोल दी, पूछा जाए कि ये सॉरी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास जिसकी एक पर्टिकुलर रेंज में मैंने हाइट बोल दी, पूछा जाए कि दिस इज सेट और नॉट, तो आप बोलेंगे ये सेट है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, फिर पूछा जाए कि ये सेट है या नहीं है, दिस कलेक्शन इज सेट और नॉट, आप कहेंगे नहीं है। तो ठीक इसी तरह से अगर मैं कहता हूं सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो आपको पता है कि वॉवेल्स कौन कौन से हैं, 5 वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, तो आप इजिली इसके मेंबर्स चूज कर पा रहे हो कि सेट के 5 मेंबर्स होंगे और वो कौन से होंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये मतलब है वेल डिफाइंड का। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करेंगे, मेंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि सेट में ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि कौन से ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को लिख रहे हैं। जैसे हमने कहा सेट ऑफ वॉवेल्स, तो इसके 5 मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर्स इसके कौन कौन से होंगे, ए ई आई ओ यू। अब मैं किस ऑर्डर में लिखता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ए को पहले लिख रहा हूं या ई को बाद में लिख रहा हूं, ई को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया, सबसे पहले यू को लिख दिया या सबसे आखिर में यू को लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। लिख लीजिए इन ए सेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स does not matter. अब सेट्स को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग दोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। बेसिकली 2 मेथड है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। जो पहला मेथड है इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोला जाए या टेबलर फॉर्म बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट के मेंबर्स को अलग अलग शो नहीं करते हैं कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, हम सिर्फ उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर देते हैं कि किस चीज का सेट है। सिर्फ हम ये बता देते हैं कि एक्चुअली जो हम सेट फॉर्म कर रहे हैं वो किस चीज का फॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने कहा सेट ऑफ वॉवेल्स, तो हमने सपोज कर दिया ए किस चीज का सेट है, सेट ऑफ वॉवेल्स का, तो शॉर्ट में क्या है, तो ये सिंपली हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन इसी सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आपको हर एक मेंबर को अलग अलग शो करना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर। जैसे इस सेट के 5 मेंबर्स हैं ए ई आई ओ यू, तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये 5 मेंबर शो करोगे ए ई आई ओ यू को। फिर से मैं बोल रहा हूं ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप कौन से ऑर्डर में लिख रहे हो, यानी ए पहले लिख रहे हो या आई पहले लिख रहे हो, इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सपोज अगर मैं सेट ऑफ वॉवेल्स को लिखना चाहता हूं 2 फॉर्म में, वॉवेल्स का सेट है, इसे मैं दोनों फॉर्म में लिखना चाहता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। अगर आप इसको पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इस सेट को, तो इस सेट का मैंने कोई भी नाम दे दिया। सेट का नाम आप कैपिटल लेटर्स में कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी डी। सेट के नाम को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, नाम आपकी मर्जी है। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहिए। जैसे इंटीजर का सेट तो आई से होता है, तो हम कोई और सेट आई से कर सकते हैं? नहीं, आई चूंकि इंटीजर्स के लिए यूज होता है, तो अगर आपने आई लिखा है और उसको बताया नहीं कि आई किस चीज का सेट है, तो वो माना जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स का। लेकिन आपने आई कोई सेट लिखा और उसको बता दिया कि ये किस चीज का सेट है, तो जो बताया वो माना जाएगा आपका। जैसे अगर एन है कहीं पर लिखा हुआ कैपिटल एन, तो कैपिटल एन का मतलब हो जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर आप कुछ नहीं बोल रहे लेकिन आप बताना चाहते हो कि नहीं मैं नेचुरल नंबर्स का सेट नहीं बोल रहा हूँ, उसको किसी और चीज का सेट बोल रहा हूँ, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि एन किस चीज का सेट है। क्योंकि यूजुअली जो है कैपिटल एन माना जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, आई कैपिटल आई माना जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए।
तो कैपिटल लेटर्स में आप कोई भी नाम दे सकते हो सेट का, वो आपकी मर्जी है, जो भी नाम देना चाहे। सपोज मैंने इस सेट का नाम दे दिया ए। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके 5 मेंबर्स हैं, इनको रिप्रेजेंट कर देना है, ए ई आई ओ यू। फिर से बोल रहा हूं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किस ऑर्डर में लिखते हैं इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट के मेंबर्स को यूजुअली स्मॉल लेटर में लिखते हैं, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब अगर कैपिटल लेटर में भी लिख दें तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन क्योंकि कैपिटल लेटर में मैंने सेट का नाम डाला हुआ है ए, तो इसलिए उसके मेंबर्स को मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, ए ई आई ओ यू। ना ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में आपको मेंबर्स दिखाई देंगे कि कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स इसके कौन कौन से वो दिख रहे हैं आपको, ए ई आई ओ यू, 5 मेंबर्स हैं इसके। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सेम इसी सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो इसको जरा ध्यान से समझिए, लिखते कैसे। इसका नाम मैंने दिया हुआ ए। आप कहोगे ए का मेंबर है सपोज एक्स, सच दैट एक्स का मतलब है कि आप इसके मेंबर को एक्स से डिनोट कर रहे हो कि सपोज इसका मेंबर है एक्स, और आप सिर्फ ये बता दोगे कि एक्स एक्चुअली क्या है, यानी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वॉवेल्स को। तो हम कहेंगे एक्स सच दैट, पढ़ेंगे इसको एक्स सच दैट सेट इज ए वॉवेल। यहां इसको इंग्लिश से रिलेट मत कर दोगे कि एक्स इज ए वॉवेल, एक्स इज नॉट ए वॉवेल। यहां पे एक्स जो है हम उस लेटर को करें जो वॉवेल होगा, यानी इसके मेंबर जो हम चूज करेंगे वो वॉवेल होने चाहिए, यानी इसका मेंबर हम एक्स चूज करेंगे और एक्स वॉवेल होना चाहिए। अगर मान लो एक्स को एक्स लिखने में आपको दिक्कत हो रही है कि एक्स वॉवेल नहीं है, तो कोई भी ना यहां पर लिख दो। अब कह देता हूं कि इसका मेंबर सपोज थीटा है, एंड देन थीटा इज ए वॉवेल। इसके मेंबर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, थीटा से, और थीटा क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। दैट मीन्स कि मैं थीटा को रिप्लेस करूंगा वॉवेल से। अगर इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा, तो थीटा की 5 वैल्यूज होंगी। कौन कौन सी होंगी, ए ई आई ओ यू। तो ये दोनों एक ही तरीके से, एक ही सेट है, सिर्फ 2 डिफरेंट तरीके से लिखे गए। एक लिखा गया पहला वाला रोस्टर फॉर्म में, दूसरा वाला टेबुलर फॉर्म। दोनों सेट में, दोनों चूंकि सेम सेट है ऑब्वियसली, दोनों में 5 मेंबर्स हैं। इस सेट के जो मेंबर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट को हम डिनोट करते हैं एनए से। एनए को पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, शॉर्ट में इसको एनए लिख देते हैं, बट पढ़ेंगे क्या इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, जो एक्चुअली कितना है 5। तो एनए बोलोगे 5 है। इसके अलावा ये नोटेशंस आपको बहुत पहले से ही पता है कि इस नोटेशन को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और अगर इसको कैंसिल कर दूं ऐसे तो पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग्स टू कैंसिल किया गया तो डज नॉट बिलोंग टू। जैसे इस पर्टिकुलर सेट के केस में अगर मैं कहूं तो इस पर्टिकुलर सेट के केस में ए बिलोंग्स टू ए का मतलब ए इज द मेंबर ऑफ ए। सिमिलरली ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, O belongs to A, and then U belongs to A। ठीक। अब अगर मैं कहता हूं B belongs to A, ये true है या false है, B is not a member of A, तो हम एक्चुअल में क्या बोलेंगे, B does not belong to A, कैंसिल कर देंगे। C does not belong to A। ठीक, नोट हो गया ये, साथ साथ नोट करते रहें, वेट ना करें। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा सपोज सेट बी, बी का मेंबर है एक्स सच दैट, बी का मेंबर क्या है, एक्स सच दैट। नाउ एक्स कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स इज 6। शॉर्ट में बोले तो बी इज द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6।
बी क्या है, किस चीज का सेट हम बना रहे हैं, 6 के फैक्टर्स का। तो अगर सिंपल वर्ड में कहें तो बी इज द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6, ये सिंपल वर्ड में हो गया। इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं तो ऐसे लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, बी का मेंबर है एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 6। अब अगर आपसे कहा जाए कि सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो फिर आप देखोगे कि 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन से होते हैं 6 के फैक्टर। ऑब्वियसली 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 एंड 6। फैक्टर तो समझते ही हैं सभी लोग। 6 के 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 6। यानी जिस नंबर से 6 डिविजिबल होगा, जिन जिन नेचुरल नंबर से 6 डिविजिबल होगा वो 6 के फैक्टर्स हो गए। ऑब्वियसली 1 सभी का फैक्टर होता है, एंड देन एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसके अलावा 2 और आ गए, 2 एंड 3। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो इसके 4 मेंबर्स हैं, 1 2 3 एंड 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी, इसको डिनोट करेंगे एनबी से, और एनबी एक्चुअल में कितना हो गया यहां पे, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इज 4। इंटर कन्वर्जन पे भी ध्यान दें, क्योंकि इंटर कन्वर्जन आपसे पूछा जाएगा। रोस्टर फॉर्म गिवन होगा, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने को कहा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगा और उसे रोस्टर फॉर्म में लिखने को कहा जाएगा। जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 6, एंड देन आपसे कहा गया कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो आपने सिंपली 6 के फैक्टर देख लिए, 1 2 3 एंड 6। उल्टा गिवन होता कि ये सेट गिवन होता बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 6, और कहा जाता है कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो उल्टा लिखना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पैटर्न आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ये किस चीज का सेट है। क्योंकि रोस्टर जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो बता दिया जाता है कि किस चीज का सेट है। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो ये बताया गया कि ये किस चीज का सेट है, फैक्टर्स का 6 के फैक्टर्स का सेट है। लेकिन अगर मैं उल्टा देता कि b इज इक्वल टू 1 2 3 6 है, और मैं कहता है कि इसे आप कन्वर्ट कीजिए कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये कौन से नंबर गिवन है मुझे, 1 2 3 6 में क्या रिलेशन है। तो फिर देखते हैं कि 1 2 3 एंड 6 जो है ये चारों 6 के फैक्टर है। तो इसलिए आप कहते हैं कि जब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 6। अब जैसे मान लो मैं ये एक सेट लिखता हूं, मैंने एक सेट लिया सी, और इसके मेंबर्स मान लो मैंने ये लिख दिए 2 4 6 8 10, और इस तरह से अगर आप ऐसे डैश देकर छोड़ देते हो दैट मीन्स कि ये कॉन्टिन्यूअस है, इसके अंदर इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8 10, ये बढ़ता जा रहा है। ये कौन सा फॉर्म है, फिलहाल कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोलिए, इसी सेट को क्या बोलोगे आप, किस चीज का सेट है, तो ऑब्वियसली ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो या तो आप सिंपल वर्ड में कह दो कि सी किस चीज का सेट है, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इसको लिखोगे, क्या लिखेंगे, सी इज एक्स सच दैट एक्स इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोल रहा हूं तो क्या हो गया नालायक, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होगा ना। अरे जब बोल रहा हूं नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कहां होगा वो। ठीक है, कुछ पूछना आपको, या इसको दूसरे तरीके से, क्योंकि देखो सेट बिल्डर फॉर्म किसी सेट को बोलने का वे है, तो एक ही चीज को कई बार दो लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आपने बोल दिया कि ये किस चीज का सेट है, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, और कौन से नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर। कोई दूसरा जो है इसको थोड़ा और मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलना चाहता है, वो इतने सिंपल लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहता है, मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बोलना चाहता है, तो इसको कॉम्प्लिकेट करके वो ऐसे बोलेगा, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n। ये उसी बात को बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बोल रहा, मतलब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहता, वो प्योरली मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करना चाहता है। तो उसी सेट को ये ऐसे लिख रहा है, ये तीनों सेम सेट है, सिर्फ 3 तरीके से लिखे गए। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि सी का मेंबर क्या है, जो सबसे पहले लिखते हैं वो उसका मेंबर हो गया, सी का मेंबर क्या, एक्स सच दैट
सच दैट के लिए आप ये नोटेशन भी यूज करते हो और कई बार ये नोटेशन भी यूज किया जाता है, इसको हटाकर मैं बदल ही देता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, जिसको भी यही पढ़ेंगे। एक्स सच दैट, एक्स क्या है वो बता रहा है। अब मैं जब बता रहा था इसको तो मैं बोल रहा था इसको सिंपल इंग्लिश वाले लैंग्वेज में कि एक्स क्या है भाई, तो एक्स इवन नेचुरल नंबर है। वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज ही नहीं करना चाहता, वो प्योरली मैथमेटिकल लैंग्वेज पर रहना चाहता है। तो वो क्या बोल रहा है, एक्स क्या है 2 टाइम्स n है। 2 टाइम्स n का मतलब क्या हो गया, इवन नेचुरल। और n क्या है इसमें, तो n बिलोंग्स टू n। n बिलोंग्स टू n का मतलब हो गया कि n इज ए नेचुरल नंबर। जब भी हम कैपिटल N लिखते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं कि वो क्या है, तो कैपिटल N का मतलब हो जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो n बिलोंग्स टू n मींस n इज ए नेचुरल नंबर, बट हम n को नहीं ले रहे, हम किसको ले रहे हैं, 2n को ले रहे हैं, यानी इसके डबल को ले रहे हैं। मींस हम ले रहे हैं 2, 4, 6, 8। तो ये तीनों सेम सेट है, सिर्फ अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए गए। ये रोस्टर फॉर्म है और ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है। यानी आप सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ये लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आपने ये लिखा और बुक में ये लिखा हो तो आप डर जाओ क्या ये क्या लिखा हुआ। दोनों एक ही चीज लिखे हुए, सिर्फ आपको मार्क्स तभी मिल जाएगा जब आप सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आप सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर लीजिए। हाँ बोलिए। If we write x belongs to n, x belongs to then last. n belongs to n लिखा हुआ है, x belongs to n नहीं है। If we write x belongs to n, then belongs to x belongs to n नहीं है, x तो c का मेंबर है। c is equal to x such that x is equal to 2n। यहाँ पे आप n को मेंशन कर रहे हो कि n क्या है, तो n belongs to n है। यानी आप n को बता रहे हैं कि जो हम इसमें n चूज करेंगे वो नेचुरल नंबर चूज करेंगे। जैसे n को 1 चूज करेंगे तो x बन जाएगा 2, n को 2 चूज करेंगे तो x बन जाएगा 4, n को 3 चूज करेंगे तो x बन जाएगा 6। यानी इसके अंदर नेचुरल नंबर नहीं आएंगे, नेचुरल नंबर के डबल आएंगे, यानी 2, 4, 6, 8, 10 ये वाले नंबर आएंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, अब आप थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। मैं 1 बाई 1 कभी मैं दे दूंगा रोस्टर फॉर्म, बोलूंगा टेबलर, उसको लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में। हो सकता है मैं सेट बिल्डर फॉर्म दे दूं और कहता हूं कि इसको रोस्टर फॉर्म। सपोज हमने एक सेट लिया ए, का मेंबर ए सच दैट ए इज of 12। क्या बोल रहा हूं मैं, कौन सा फॉर्म है पहले तो ये बताएं, ये है कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ए का मेंबर हमें क्या लेना है, ए स्मॉल लेटर में, और ए है क्या इसमें, तो ए इज ए फैक्टर ऑफ 12। इसको लिखिए आप रोस्टर फॉर्म में। होशियार लोग जल्दी लिख दोगे, मुझे पता है। तो अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए 12 के फैक्टर्स हैं, यानी यही है, रह गया 1, 2, 3, 4, 6 एंड 2। ठीक है, मुझसे ज्यादा तेज हो गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बी 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये कौन सा फॉर्म है फिलहाल, रोस्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए।
लिख लिया? क्या है बोलो? एक्चुअली पहले तो एलिमेंट्स बड़ा ऑब्वियस दिख रहे हैं कि ये 5 के मल्टीपल्स में है, 5, 10, 15, 20 एंड 25, बट 5 के सारे मल्टीपल्स नहीं है, एक सर्टेन लिमिट है, लोअर वाला 5 है और अपर वाला 25 है। तो अब इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का कोई यूनिक वे नहीं होगा, ओनली वन वे नहीं होगा। हो सकता है कि आप एक बात को किसी और तरीके से बोल रहे हो और दूसरा बंदा उसी बात को किसी और तरीके से बोल रहा, मार्क्स दोनों को मिलेंगे। तो आप अगर इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहो तो बी किस चीज का सेट है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, यही ना, शुरू वाले 5 मल्टीपल लिए हुए हमने। तो बहुत सिंपल वर्ड में यह कि बी जो है वो शुरू के 5 मल्टीपल है किसके? 5 के। तो या तो हम ऐसे लिख दें इसको, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यहाँ पे x यूज करो, y यूज करो, z यूज करो, इससे भी ये नहीं समझोगे कि अगर मैं x लिखता हूं तो आप x ही लिखो, आप y लिख दो, z लिख दो, जो लिखना चाहो लिख दो। तो b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 5। अब ये अगर मैं बोल रहा हूं कि x इज मल्टीपल ऑफ 5, तो ये मैंने नहीं बताया कि कौन से हैं, ये चूंकि पूरे हो गए, ठीक है। तो अब इसको अगर आप चाहते हैं कि पहले 5 पे ही रोकना चाहते हैं तो या तो आप रिस्ट्रिक्शन बता दें कि x जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है और x की वैल्यू हम कहां से कहां तक ले रहे हैं? 5 से लेकर 25 तक ले रहे हैं। तो आप इनइक्वालिटी यूज करके या तो बता दो कि x की वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो 5 से लेकर 25 तक ही ले रहे हैं, लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 ले रहे हैं, 5 से 25 तक सारे नहीं ले रहे हैं। कौन से ले रहे हैं? सिर्फ मल्टीपल ऑफ। तो ऐसे लिखा जा सकता है x इज द मल्टीपल ऑफ 5, 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 25। या इसी को कोई दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो वो ऐसे लिखेगा, b इज इक्वल टू से y, बदल देता हूं, x बोल दूं, y बोल दूं, z बोल दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो बोलना चाहे आप बोले। b इज इक्वल टू y, y is one of first 5 मल्टीपल ऑफ। तो b y का सेट है और y क्या चूज करेंगे? पहले 5 मल्टीपल में से कोई एक चूज करेंगे, मतलब इसके अंदर 5 आएंगे, 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो वन वाली बात। नेक्स्ट लिखिए, C is equal to x such that 6x square minus 3x बल्कि आप इसको 7x स्क्वायर माइनस कौन सा फॉर्म है फिलहाल? ये सेट बिल्डर फॉर्म, इसको आप लिखें टेबुलर फॉर्म में। x such that 7x square minus 3x minus 40 मीन्स x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वही सेट के मेंबर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन मैंने चेंज किया था, 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40।
वन एंड माइनस 4/7 यही आएंगे रूट्स इसके। 7x² माइनस 3x आप इजिली फैक्टराइज कर सकते थे। मिडिल वाले टर्म को लिख दो -7x + 4x देन 4 times x माइनस। तो एक्चुअल में x की दो वैल्यूज हैं, एक तो 1 और दूसरा। तो अगर आप इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इसके दो मेंबर्स हैं 1 एंड -4/7। ठीक है जी। नेक्स्ट बात ना करें। P is equal to P such that P is equal to 2n over n plus 1, 1 less than or equal to n, less than 5, n belongs to n। तो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कौन से फॉर्म में फिलहाल ये लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म। आपका काम क्या है? इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या लिखा हुआ है? इसका मेंबर हम P चूज करेंगे और P क्या होना चाहिए? P ये होना चाहिए 2n over n plus 1। now इसमें n क्या है? तो n belongs to n है। n belongs to n का मतलब हो जाता है n इज ए नेचुरल नंबर। बट सारे नेचुरल नंबर नहीं लेने। n की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है? 1 से 5 तक। उसमें भी 1 को इंक्लूड करना है बट 5 को इंक्लूड नहीं करना। दैट मींस कि इफेक्टिवली हमें n की वैल्यू 1 से 4 तक ही लेनी है। यानी इसके 4 ही मेंबर होंगे। एक बार n को 1 रख देंगे, एक बार 2, एक बार 3, फिर एक बार 4। कर लीजिए। मुझे पता है तेज है आप लोग, जल्दी। हमें विक्रम को कॉलम समझ में आ रहा? ठीक से बोलो, समझ में आ रहा है ना? हो गया सभी का? देखो चला दो, ऑन कर दो सारे फैन।
देखो इधर, ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली पी की क्या वैल्यू है? पी की वैल्यू है 2n/n+1, यही पी है। और इसमें n को रखना है 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि 1 पे इक्वलिटी है बट 5 पे नहीं। तो बारी बारी से आप इसमें n को 1, 2, 3, 4 रखते जाओ। तो जब हम n को 1 रखेंगे तो p की वैल्यू होगी, n की जगह पे 1 रखो तो p की वैल्यू 1 है। n को 2 रखोगे तो p की वैल्यू 4/3 है। n को 3 रखोगे तो 6/4 है, 3/, और फाइनली 4 रखोगे 8/। तो p के 4 मेंबर ये हो गए, 1, 4/3, 3/2 एंड 8/5। लिख देंगे इसको, ये 1, 4/3, 3/2 एंड 8। बोलो ठीक है ये। नेक्स्ट, ए बात ना करें, इधर ध्यान दे। A is equal to alpha such that alpha of the word mathematics. A is equal to alpha such that alpha is a letter of the word mathematics. सेट बिल्डर फॉर्म है, आप इसे टेबलर फॉर्म में लिखो। क्यों नहीं आएगा पिछली क्लास में? कहाँ था पिछली क्लास में? एब्सेंट था। हो गया सभी का? देखो इधर, एक को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। देखो इधर, बात बंद करो। मैथमेटिक्स में जो लेटर्स हैं उसका सेट बनाना है। और लेकिन एक की बात पे ध्यान रखना है, वो कि इस ऑब्जेक्ट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं सेट के अंदर। तो जैसे n 2 बार है तो आप लिखोगे एक ही बार। तो एक्चुअली इसमें लेटर्स कौन कौन से आएंगे? n, a, e, बस यही है। ठीक है, ये कितने मेंबर्स हो गए टोटल इसके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए 8 है या 9 है? 8 है, 8। इसको लिखिए। वन ओवर 2, 2 over 3, 3 over 4, 5, 5 over 6, 6 over 6। ये है रोस्टर फॉर्म। अब उल्टा लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। पैटर्न ऑब्जर्व करो। उल्टा लिखना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आपको पैटर्न खुद देखना पड़ता है कि किस पैटर्न पे।
हो गया सभी का? देखो पैटर्न को अगर देखें तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जितने भी फ्रैक्शंस हैं सभी में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, यानी न्यूमरेटर 1 तो डिनोमिनेटर 2, देन न्यूमरेटर 2 तो डिनोमिनेटर 3, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से एक ज़्यादा रखना है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को n सपोज कर लूँ तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा n+1। तो सीधी सी बात है कि इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे n/n+1 के फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये जो सेट है बी, इसका मेंबर है x सच दैट x होना चाहिए n/n+1। लेकिन n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है? 1 से 6 तक। तो n की वैल्यू लेनी है 1 से लेकर 6 तक, बोथ साइड क्लोज। और n क्या इसमें? तो n इसमें नेचुरल नंबर। तो ये हो गया b = x सच दैट x = n/n+1, n की वैल्यू 1 से 6 तक और n नेचुरल नंबर। तो देखो जब आप इसमें n को 1 से 6 तक रखोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, 2/3, 3/4। बोलो ठीक लिखा हुआ है? नेक्स्ट बात ना करें, ध्यान दे लो। C = 1 बल्कि अब 1/4 2/9 4/25 5/36 एंड इस बार मैंने इनफाइनाइट एलिमेंट्स लिया, डैश छोड़ दिया, दैट मींस कि ये कंटिन्यू है, इस तरह से ये चल रहा है। इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं। इसको आप लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में। बस पैटर्न ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये बढ़ रहा है। लिख लिया? आपने लिख लिया? पक्का? क्या लिखा है बोलो? ठीक लिखा। सर ये कौन हो सकता है? -1/n² n is 2 से शुरू बोलने की जरूरत नहीं है। n > 2 n belongs to n बस। और सही बोल रहे, वो भी सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है। अभी मैंने कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, तो ये ना समझे कि आंसर लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। और इसलिए आंसर हूबहू आप मैच करने की भी कोशिश ना करें प्रैक्टिस शीट से या बुक से। जो आपको समझ में आता है कि ये सही तरीका है लिखने का, आप लिख दीजिए। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ आपको पैटर्न देखना था। पैटर्न क्या है कि न्यूमरेटर पे तो नेचुरल नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4 5 लगातार, यानी न्यूमरेटर पे नेचुरल नंबर है n, और डिनोमिनेटर पे परफेक्ट स्क्वायर 4 9 16 25। तो डिनोमिनेटर पे जो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, लेकिन 1 के साथ 2 का स्क्वायर, 2 के साथ 3 का स्क्वायर एक ज्यादा है, 3 के साथ 4 का स्क्वायर, 4 के साथ 5 का स्क्वायर एक बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर पे n लेंगे
तो n के साथ अगले वाले का स्क्वायर आएगा, यानी किसका आएगा, n+1 का स्क्वायर है। इसलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअल में n/n+1 के स्क्वायर है। बात में आ रही है? तो इसको हम ये लिख देंगे कि c जो है, अब मैंने बहुत वैसे लिखा x करके सेट बिल्डर फॉर्म को, और शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मैं सीधा इसका मेंबर ही बता दूं। इसका मेंबर क्या है, n/n+1 का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि c का जो मेंबर है वो n/n+1 होल स्क्वायर है, such that n बिलोंग्स टू n। बस यही होगा। इस ऐसे भी लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। c = n/n+1 होल स्क्वायर such that n बिलोंग्स टू n। वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, x = n/n पर लिख दोगे तो भी ठीक है, ना लिखोगे ये लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली आपको सिर्फ बताना है कि इसके मेंबर्स हैं कौन से। तो इसके जो मेंबर्स है ये n/n+1 का स्क्वायर है। जब 1 है तो 2 का स्क्वायर, 2 है तो 3 का स्क्वायर, 3 है तो 4 का स्क्वायर, 4 है तो 5 का स्क्वायर, यानी एक आगे वाला स्क्वायर लेगा। तो जब n लेंगे तो नीचे लिखेंगे एक बढ़कर, यानी n+1 का स्क्वायर। तो c का मेंबर n/n+1 स्क्वायर है, सच दैट सिर्फ n को मेंशन कर देना है कि n क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इनफाइनाइट सेट लिया हुआ है, आगे कंटिन्यू है, यानी n सारे नेचुरल नंबर है, जिसके हम कर देंगे n बिलोंग्स टू। ठीक, ऐसे लिखो तो भी ठीक है, या तो पहले लिखते चले आ रहे थे कि c = x such that x = n/n+1 का स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n, तो भी ठीक है। आप जो भी लिखना चाहें, जैसे भी लिखना चाहें। नेक्स्ट लिखिए, a = इसको ध्यान से लिखिएगा, a = n such that, इसका मेंबर मैं क्या ले रहा हूं, n, such that a1 = 1, a2 = 1, n plus n is equal to n-1 plus n-2 थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ। फिर से लिखता हूँ इसको थोड़ा सा, आपने नोट कर लिया तो कोई बात नहीं, यहाँ से लिख लीजिए। मैं वही चीज़ दोबारा लिख रहा हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इधर a = n such that a1 is 1, a2 is 2, n-1 plus n-2 if n greater than or equal to 3 और n इसमें नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n। फिलहाल कौन से फॉर्म में लिखा हुआ ये, सेट बिल्डर फॉर्म। आपको लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में। इसका जो मेंबर है वो n है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर है, यानी इसके मेंबर है a1, a2, a3, a4, a5, a6, ये सारे नेचुरल नंबर, सारे इसके मेंबर हैं, जिसमें से दो मेंबर की वैल्यू तो बता दी गई कि पहला मेंबर इसका 1 है, यानी a1 1 है, इनको 1 रखेंगे तो वैल्यू 1 होगा। सेकंड मेंबर इसका 2 है, a2 2 है। उसके बाद वाले मेंबर्स नहीं बताए गए, उसके बाद वाले मेंबर्स आपको यहाँ से निकालने हैं, इस फॉर्मूले से। कैसे निकालना है, n को 3 रख के a3 निकल जाएगा, फिर n को 4 रख के a4 निकल जाएगा, इस तरह से। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म से सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो।
चूंकि मैंने n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, दैट मीन्स कि ये इनफाइनाइट सेट होगा, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन कम से कम आप 5 तक तो निकालें, मतलब A5 तक निकालें। क्यों? एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स आप शो करें, कम से कम 5। ये ऐसा कैसे हो रहा है? देखो जरा, ये लाइन कैसी आ रही है? सब पे आ गई, कहीं पे आ रही है? ये देखें, सब पे आ गई है ऐसा। देखिए ना, चलो इससे फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आंसर पे चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्वेश्चन सब ठीक है। कोई बात नहीं, उसमें सिर्फ आंसर पे फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन पे कहीं फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो लगता है उसमें कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गई है बैक साइड पे। क्वेश्चन सब विजिबल हैं, जो आंसर में चेंज हो रहा है, राइट कॉर्नर पे आंसर है। देखो इधर, बात बंद करोगे और समझोगे। इसके सेट ए का मेंबर है n नेचुरल नंबर, यानी इसके मेंबर्स होंगे A1, A2, A3, A4, A5 और इस तरह से कंटिन्यू रहेंगे, जिसमें से फर्स्ट 2 मेंबर्स हमें पता है। A1 की वैल्यू 1, 2। इधर देखो, नेक्स्ट an की जो वैल्यू है n-1 प्लस an-2, और ये वैलिड है इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। मतलब ये कि n को जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेंगे, 3 या 3 से ज्यादा, तो ये रिलेशन वैलिड रहेगा। तो एक बार इसमें n को 3 रख दो तो A3 मिल जाएगा, फिर n को 4 रख दो तो A4 मिल जाएगा, n को 5 रख दो तो A5 मिल जाएगा। पहले n को 3 रखने से, n की जगह पे 3 रखोगे जब, तो A3 की क्या वैल्यू होगी? A3 की वैल्यू हो गई A2 प्लस A1। बोलोगे नहीं? आपने n को 3 से रिप्लेस कर दिया, n को 3 से रिप्लेस कर दिया, तो ये A3, ये A2 और वो A1, और A1 और A2 दोनों मालूम है, A1 1 है, A2 2 है, तो ये 2 और ये 1, तो क्या वैल्यू हो गया? ये 2 प्लस 1 यानी 3। ये निकल गया A3। नेक्स्ट निकालोगे आप A4। A4 कैसे निकालोगे? फिर यहाँ n को 4 रख दो, n को 4 रखोगे तो A4 हो गया A3 प्लस A2, A3 प्लस A2 क्या वैल्यू है? A3 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2, ये हो गया 5। देन A5 हो गया A4 प्लस A3, A4 की वैल्यू 5, A3 की वैल्यू 3, 8, और इसी तरह से। एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको जब आप लिखोगे, यहां लिख देता हूं रोस्टर फॉर्म में, तो पहला हो गया इसका 1, दूसरा हो गया 2, तीसरा क्या आया 3, फिर क्या आया 5, 8। हर एक में जो
मेंबर है वो पिछले वाले दो का सम है, जैसे 3 इन दोनों का सम है, फिर 5 इन दोनों का सम है, फिर 8 इन दोनों का। तब आप आसानी से अगले पैटर्न बता सकते हो कि नेक्स्ट क्या आएगा, बोलो। नेक्स्ट 13 आएगा, इन दोनों का सम। फिर उसका अगला वाला जो होगा 30 और 8 का सम आएगा, 20 का। फिर जो अगला वाला आएगा वो 20 का और 30 का सम होगा, यानी 34। यानी हर एक एलिमेंट जो है वो पीछे वाले दो का सम है। वो यहाँ से भी दिख रहा है कि n जो है वो इससे पहले वाला हो गया n-1 और n-2। जो n है वो पीछे वाले दो का सम है। तो बोलो क्लियर हो गया ये कि सेट्स को लिखेंगे कैसे, और ये इंटर